नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगीड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जो साइकोलॉजी है उसके PYQ, जिसमें 2022 का ग्रुप बी का पेपर देखेंगे, ठीक है। और इसके 20 क्वेश्चन जो साइकोलॉजी के उनको डिटेल से जानेंगे। और अपन ने जो कलाम का जो फाइनल टेस्ट 1 हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट, वो पूरा देख लिया। और जैसे दूसरा टेस्ट अवेलेबल होगा वो भी देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान को सकारात्मक विज्ञान कौन सी चीजें सिद्ध करती है वो मैं आपको बता देता हूं। इसको देखो, ये देखो, तथ्यों, कार्यों, ठीक है, देख लेना, तथ्यों, कार्यों व व्यवहार, तथ्यों, कार्यों व व्यवहार को जैसा है वैसा ही लेता है, जैसा है वैसा ही लेता है, वैसा ही लेता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान को सकारात्मक विज्ञान सिर्फ एक ही कारण कहा जाता है कि ये तथ्यों, कार्यों और व्यवहार, इन तीन चीजों को वो जैसा है वैसा का वैसा ही ले लेता है, उनमें कोई चेंज नहीं करता। जो भी तथ्य है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे वो तथ्य हैं, ठीक है। तो यहां पूछा कि शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, इस प्रकृति के जो है ना लिए उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है। सबसे पहला, ये तथ्यों को जैसा है वैसा लेता है, तो ये बात अपन कर चुके, तो ये बिल्कुल सही है। फिर ये तथ्यों को जैसा वे कार्य करते हैं उसी तरह लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। देखो, तथ्यों और कार्यों को जो है उसी तरह से लेता ही है, ठीक है। फिर ये तथ्य को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेता है, तो बिल्कुल गलत, ठीक है। क्या हो गया? गलत। क्यों? अभी बात करें कि किसी भी दृष्टि से नहीं लेता, तथ्य को, कार्यों और व्यवहार सबको जो है जैसे हैं वैसा का वैसा लेता है, किसी भी प्रकार से नहीं लेता, ना तो नैतिकता की दृष्टि से लेता है ना तर्क की दृष्टि से, जैसा है वैसा ही लेता है। फिर ये बालक के व्यवहार को जैसा है वैसा लेता है, तो बिल्कुल जैसा है उसी तरह लेता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर अपने को उपयुक्त नहीं पूछा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये तर्क और नैतिकता की दृष्टि से नहीं लेता, जैसा है वैसा ही लेता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। कुल मिलाकर आपको ये बात याद रखनी है, सकारात्मक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को बस इसलिए कहते हैं कि जो है कार्यों और तथ्यों और व्यवहार को जैसा है वैसा का वैसा लेता है, कोई भी चेंज नहीं करता। और ये तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेता है, तो बिल्कुल गलत है, हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन कौन सा नहीं है? मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होगा? जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणाम है उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना। फिर शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर जैसे केवल शब्द आ गया ना, तो केवल शब्द आते ही क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब इसको सीमित कर दिया कि केवल शिक्षण से संबंधित है, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षण के अलावा ये व्यवहार, ठीक है, जो है बाल विकास, इनसे भी संबंधित है। तो केवल शिक्षण से संबंधित नहीं है, तो ये उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखो, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है, तो बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है, तो बिल्कुल सही है। बात यहाँ अगर केवल आते ही जो क्या हुआ कि इसको सीमित कर दिया, जबकि ये सीमित नहीं है, ये व्यवहार, बाल विकास, शिक्षण संबंधित, सबसे संबंधित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2। ऐसे आपको शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। 61वां क्वेश्चन आपका जो है जीके का है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन देखो कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग, ये दो नाम तो वैसे ही आपको याद रखने हैं। अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालक तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। मतलब औपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा वयस्क बालक तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। ये आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत से संबंधित है या किसकी है? तो देखो, बात यहाँ किसकी आ रही है? संस्कृति की, ठीक है। शब्दों को पकड़ें। अभी जितने भी क्वेश्चन आए ना ऊपर से, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अगर बिना पढ़े भी जाओ ना तो भी कर सकते हो, कारण कि सिर्फ शब्दों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ क्या आ रही है? संस्कृति। और एक सिद्धांत आपका सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। और इसी से संबंधित है ये कथन। तो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत किसका है? तो ये आपका लेव वाइगोत्स्की का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4। वाइगोत्स्की का कथन है या सिद्धांत है, वो कहता है कि अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग दोनों के द्वारा जो है वयस्क बालक तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिनसे वो दुनिया जो है उनकी सांस्कृतिक व्याख्या और प्रतिक्रिया करती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर
4 लेव वाइगोत्स्की। नाम से ही थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो वार्तालाप और स्कूलिंग ये क्या एक प्रकार से सामाजिक है, और इसमें संस्कृति जोड़ दी, तो सामाजिक संस्कृति जो सिद्धांत है वो आपका किसका, लेव वाइगोत्स्की का है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रोनफ्रेनब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें बालक काफी समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस, कहलाता है। तो देखो इसमें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। वैसे तो अगर पीछे अपने की थी ना जो कलाम के माइनर टेस्ट वगैरह, उसमें ये क्लियर कर रखा है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जो आपका ब्रोनफ्रेनब्रेनर है, इन्होंने जो है पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत, पारिस्थितिकी सिद्धांत, ठीक है। और इन्होंने जो है कुल 5 जो है आपके इनके चरण बताए थे। सबसे पहला होता है माइक्रो। क्या होता है, माइक्रो। और माइक्रो को कहते हैं लघु या सूक्ष्म। क्या कहते हैं, लघु या सूक्ष्म। इसमें वो चीजें आती है जहां पर क्या करता है विद्यार्थी ज्यादातर समय व्यतीत करता है, जैसे परिवार, ठीक है, कक्षा, अध्यापक और जो आपके इनके साथी होते हैं, ये आते हैं इनमें, ठीक है। अब देखो इसका अगला, ठीक है। तो लघु या माइक्रो या सूक्ष्म में क्या आता है, परिवार, कक्षा, अध्यापक और साथी। दूसरा होता है आपका जो है मेसो, जिसको कहते हैं मध्य तंत्र, ठीक है। मेसो या मध्य तंत्र। मध्य तंत्र में क्या आता है कि जो है आपका लघु तंत्र जो है जिनसे जो है अंतक्रिया करता है, मतलब आप कह सकते हो जो अभिभावक और अध्यापक है, मतलब आपस में लघु तंत्र जो है ना, जो आपका लघु तंत्र है वो जहां पर अनुक्रिया करता है, मतलब अभिभावक व अध्यापक संबंध, ये इस हिसाब से, ठीक है। अभिभावक और अध्यापक दोनों क्या है, लघु तंत्र के भाग हैं, और ये दोनों अंतक्रिया करते हैं का परस्पर संबंध, ये आता है आपका मेसो में, परस्पर संबंध, ठीक है। तीसरा जो आपका आता है वो आता है आपका एक्सो, जिसको हम कहते हैं बाह्य तंत्र। कौन सा, बाह्य तंत्र। और एक्सो में क्या आता है, माता पिता का कार्य क्षेत्र आता है। क्या आता है, ये अलग अलग ध्यान रख लेना। वैसे तो मैंने पहले बता रखा है, माता पिता का कार्य क्षेत्र आता है, ठीक है। और माता पिता का जो है स्थानांतरण भी इसी में आता है। क्या, स्थानांतरण, वो भी किस में आता है, इसी में आता है, ठीक है। फिर चौथा मैं आपको यहां ऊपर लिख देता हूं, जगह कम है अपने पास। चौथा जो आपके पास आता है वो आता है मैक्रो। कौन सा, मैक्रो। और मैक्रो को कहते हैं वृहत। क्या कहते हैं, वृहत। और मैक्रो में क्या आता है, सामाजिक प्रथाएं आती है। क्या आती है, सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक मूल्य, ये सारे इसमें ही आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य ये आता है आपके किस में, वृहत में। फिर जो चौथा और हो गया, पांचवा आपका आता है ना, वो होता है आपका घटना चक्र, या जिसको कहते हैं क्रोनो, क्रोनो या घटना तंत्र, ठीक है। और घटना तंत्र में क्या आता है, अपने पास जगह कम है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। घटना तंत्र में आता है आपका आर्थिक आघात। क्या आता है, आर्थिक आघात और माता पिता का तलाक, माता पिता का तलाक। अब देखो वापस देख लो इनको। सबसे पहले आता है माइक्रो, जिसको लघु या सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। इसमें परिवार, कक्षा, स्कूल, अध्यापक, साथी आते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मध्य या मेसो। मेसो में कौन कौन से आते हैं, जो आपका जो लघु तंत्र है उसके जो मतलब अवयव है वो आपस में क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, यहाँ पर परस्पर उनका जो है संबंध होता है। जैसे अभिभावक और अध्यापक का संबंध, मतलब जो है अध्यापक जो है बच्चों के बारे में अभिभावक को सूचित करता है, वो संबंध क्या होते हैं, वो किस में आते हैं, आपके मध्य में। फिर आता है आपका एक्सो। एक्सो में क्या होता है कि माता पिता का जो कार्य क्षेत्र है, वो क्या नौकरी वगैरह कर रहे हैं वो, और उनका स्थानांतरण आता है, ठीक है। फिर आता है वृहत या मैक्रो। मैक्रो में आते हैं सामाजिक प्रथाएं और सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है। फिर आता है आपका क्रोनो। क्रोनो को घटना चक्र भी कहते हैं। इसमें आता है आर्थिक आघात, माता पिता का तलाक। तो यहां पर क्या बात हो रही है, परिवार और संगी साथियों की। परिवार और संगी साथी किस में आते हैं, आपके लघु, सूक्ष्म या माइक्रो में। तो देखो इंग्लिश के हिसाब से देखो माइक्रो, और वैसे क्या होगा आपका सूक्ष्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है। एकदम इजी क्वेश्चन है कि बालक शुरुआत में सिर्फ रोता है, कुछ बोलता नहीं है, और धीरे धीरे वो बोलने लग जाता है। धीरे धीरे वो एक शब्द बोलने लगता है, फिर धीरे धीरे सारे शब्द बोलने लग जाता है, फिर व्याकरण जो है सीख लेता है। तो हर जो है विकास धीरे धीरे चलता जाता है। तो ये कौन से प्रकार का जो है सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। क्या विकास आनुवांशिक और वातावरण का उत्पाद है, तो इससे तो उसका कोई लेना देना नहीं है।
फिर है विकास पूर्वानुमानीय है, तो पूर्वानुमानीय का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, तो इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सामान्य से विशिष्ट। मतलब जो रोना वगैरह ना वो एक सामान्य क्रिया है। क्या है? सामान्य, मतलब रोना तो एक नेचुरल सामान्य क्रिया है। विशिष्ट मतलब वो अपना जो है विशिष्टता हासिल कर लेता है रोने से, फिर धीरे धीरे एक शब्द बोलता है, एक शब्द से वो थोड़ा सा क्या है फिर और व्याकरण को जानता है। तो ऐसे क्या हो रहा है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब एक बालक शुरुआत में रोता है, बच्चा जन्म के समय रोता है कई साल तक, क्योंकि सिर्फ रोने के अलावा उसको कोई शब्द नहीं आता। धीरे धीरे वो कुछ शब्द बोलने लगता है, धीरे धीरे वो भाषा सीख जाता है, धीरे धीरे वो व्याकरण सीख जाता है। तो ये हो रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो आपको परेशान करे। अगला क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं और इनमें उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। मतलब यहाँ पर अधिगम के निर्धारक दिए हैं, मतलब जो अधिगम को प्रभावित करते हैं वो दिए हैं, तो कौन कौन से इसमें शामिल है वो बताना है। अधिगम की प्रकृति, तो बिल्कुल अधिगम है उसकी प्रकृति जो है वो बिल्कुल जो है अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर अभिप्रेरणा का प्रभाव, बिल्कुल अभिप्रेरणा, आप अगर मोटिवेटेड होंगे तो ज्यादा सीखेंगे, तो अभिप्रेरणा जो है अधिगम को प्रभावित करती है। फिर विन्यास का प्रभाव, जो अधिगम का सेट है वो कैसा है, वो भी आपका जो है अधिगम को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल अभ्यास भी अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना, और अभ्यास बिल्कुल सीखने को प्रभावित करता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ABCD 4। ठीक है, और मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना कोई हार्ड पेपर है, ये आपने देख भी रहे होंगे आप अभी तक जो अपने 5-6 क्वेश्चन किए उनको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बोल रहा है निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं। कौन सा अधिगम? निर्मितवादी अधिगम। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां कौन सी है? तो निर्मितवादी अधिगम के बारे में इससे जस्ट पिछली क्लास, मतलब जो ग्रुप ए का पेपर देखा था ना अपन ने, ग्रुप ए का 2022 का, उसमें जो एकदम अच्छे से हमने देखा जाए कि जो है निर्मितवादी अधिगम किसे कहते हैं। तो देखो निर्मितवादी अधिगम में क्या होता है, अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर आधारित नया अधिगम होता है। बिल्कुल, निर्मितवाद कहता है कि आप जब भी कोई नया ज्ञान सीखो ना तो उसको पूर्व ज्ञान से क्या करो, जोड़ो। फिर इसमें अर्थपूर्ण कार्य का निर्माण करना होता है। तो बिल्कुल निर्मितवादी अधिगम अर्थपूर्ण कार्य को जो है प्रोत्साहित करता है। फिर ज्ञान का सक्रिय सर्जन और व्याख्या, तो ये भी निर्मितवादी ही अधिगम का है। आप सक्रिय रहोगे तभी जो है ज्ञान का सर्जन और व्याख्या कर सकोगे। फिर सामाजिक अंतक्रिया को सुगम बनाना, तो ये एक अच्छी बात है, याद रखनी है आपको ऑप्शन 4 अलग से, कि जो है निर्मितवादी अधिगम है वो सामाजिक अंतक्रिया पर बल देता है। तो चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। कौन सा? एक मिनट, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चारों के चारों जो है निर्मितवादी अधिगम के जो है विशेषताएं हैं। और पिछली जो अपन ने क्लास देखी थी उसमें जो ग्रुप ए की थी ना, उसमें अपन ने ये क्लियर भी कर रखा है कि निर्मितवादी अधिगम क्या होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठता है और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। मतलब उसको क्या है, उपलब्धि में निष्ठता है। निष्ठा एक प्रकार से एक विशेष जो क्या हो गया, एक गुण हो गया, निष्ठा है। ठीक है, और व्यक्तित्व की यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। तो ओलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार वह लक्षण क्या कहलाता है। तो देखो सबसे पहले ओलपोर्ट ने जो 3 वर्गीकरण दिए। सबसे पहला है प्रधान गुण। कौन से गुण? प्रधान गुण। और प्रधान गुण में इन्होंने क्या दिया, जैसे गांधी का अहिंसा का गुण है, उस हिसाब के गुण जो आपके जीवन से जुड़े होते हैं, गांधी का अहिंसा का गुण। और ये जो है आपको पता है इस गांधी जी के जीवन से जो है जीवन भर जुड़ा रहता था, मतलब पूरे जीवन में व्याप्त था ये जीवन भर। ठीक है, दूसरा होता है आपका केंद्रीय गुण, केंद्रीयशील गुण या केंद्रीय गुण भी कह सकते हो। ये क्या होते हैं, जो आप अपनी बायोडेटा में लिखते हो ना, नौकरी के लिए बायोडेटा में लिखते हो कि मैं बहुत मेहनती हूं, ठीक है, मेहनती वगैरह, ये आ जाता है आपका केंद्रीय। तीसरा होता है आपका गौण। ठीक है, गौण या हम कह सकते हैं द्वितीयक प्रवृत्ति के। ठीक है, गौण या द्वितीयक प्रवृत्ति के। और ये क्या होते हैं, जैसे मुझे आम पसंद है, ये स्वाभाविक होते हैं। जैसे मुझे आम पसंद है, ये चीजें जो आती है ये आती है गौण में, पसंद है। ठीक है, तो प्रधान में आते हैं, जैसे गांधी जी का अहिंसा का गुण था ना, उसको जीवन भर जो है एक विशेषता थी उनकी, जीवन भर था उनमें, तो वो हो गया प्रधान। केंद्रीय में जैसे अपन मेहनती वगैरह लिखते हैं, तो वो बायोडेटा वगैरह में लिखते हैं ना, नौकरी पाने के लिए, कोई प्राइवेट नौकरी पा रहे हो आप, तो वो होता है आपका केंद्रीय। गौण होते हैं जिनका जो स्वाभाविक होते हैं, जिनकी इतनी जो है द्वितीय प्रकृति के होते हैं, इतने जो है महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे मुझे आम पसंद है, ये क्या होते हैं, द्वितीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखना, गौण जो आपके गुण होते हैं ना, वो होते हैं द्वितीय प्रवृत्ति के। कौन से के? द्वितीय प्रवृत्ति के। अब देखो आप
यहां पर क्या बात हो रही है कि अमित की उपलब्धि में निष्ठा है, तो ये एक प्रकार से अहिंसा संबंध जैसा ही हो गया ना, कि गांधी जी में अहिंसा है, वैसे क्या है अमित में उपलब्धि की निष्ठा है। क्या वो मेहनती ऐसा कुछ बोल रहा है कि मुझे आम पसंद, ऐसा नहीं बोल रहा ना, उसकी उपलब्धि में निष्ठा है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया आपका प्रधान गुण हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्यक्तित्व आंकलन की प्रक्षेपी परिविधियों, प्रक्षेपी कौन सी होती है, प्रोजेक्टिव मेथड, कौन से होते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड। और प्रोजेक्टिव अपन ने बात की जो होते हैं ना, टीएटी विषय अंतर्बोध, सीएटी, रोडसा शाही दाबा, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके प्रोजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रक्षेपी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, जो प्रक्षेपी विधियां हैं उनकी निम्नलिखित में से कौन सी विधियां, जो कौन सी विशेषता नहीं है। सबसे पहले अस्पष्ट विषय वस्तु, तो बिल्कुल जो ये आपके जितने भी जो है ना, आपको पता ही है जैसे टीएटी में 30+1 31 कार्ड होते हैं, तो इनमें क्या होता है चित्र बने होते हैं वो धुंधले होते हैं, ताकि बच्चा जो है या फिर व्यक्ति जिसका टेस्ट हो रहा है उसको बारे में कुछ बोले, जो अपनी जो विचार प्रकट करे। तो क्या होता है अस्पष्ट विषय वस्तु होती है। तो बिल्कुल अब कई ये सोचेंगे कि अस्पष्ट विषय वस्तु मतलब गलत हो गया, गलत नहीं है, बात सही है। अस्पष्ट होगी तभी तो पता चलेगा कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो क्या सोचता है उस चीज के बारे में। ठीक है, फिर बहुपक्षीय अनुक्रिया, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, बहुपक्षीय अनुक्रिया होनी चाहिए। फिर स्वतंत्र अनुक्रिया, बिल्कुल स्वतंत्र अनुक्रिया करेगा तभी तो व्यक्तित्व का एकदम जो है सही और सटीक पैमाना आएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर 1 चैतन्य अनुक्रिया नाम से कोई भी चीज जो है आपकी प्रक्षेपी परिविधियों में विशेषता में शामिल नहीं है। ठीक है, अस्पष्ट विषय वस्तु होती है, जो भी चित्र या कार्ड दिखाते हैं ना वो धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है, ताकि जो है उसके बारे में आप अपने जो है व्यक्तित्व के विचार रख सकें। ठीक है, बहुपक्षीय अनुक्रिया होती है और स्वतंत्र अनुक्रिया भी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन बोल रहा है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना मतलब जैसा आप जहां रह रहे हो, पर्यावरण का मतलब सिर्फ प्रकृति से मत जोड़ो, आपका आसपास का जो रहन सहन है, आपके आसपास के लोग हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है, तो समायोजन कहलाता है। ठीक है, आप उनके जैसे समायोजित हो जाते हो। ठीक है, एक प्रकार से एडजस्ट हो जाते हो। क्या हो जाते हो, एडजस्ट हो जाते हो, उनके जैसे ही बन जाते हो। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। ठीक है, तो उन लोगों के जैसे भी वहां पर धीरे धीरे, जैसे मैं मान लो मेरे बताता हूँ, मैं चूरू से हूँ और मैं अभी अजमेर के गांव में जो है मेरी ड्यूटी है, तो मैं यहाँ पर जो है इन लोगों को तो अलग थोड़ी बोली वगैरह भी सब अलग मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं क्या करूंगा यहाँ पर समायोजित हो जाता हूँ। ठीक है, और समायोजित हो भी गया, 1 साल हो गया मेरे को, तो समायोजित होने के मतलब है कि मैं उनके अनुकूल हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखो ये क्वेश्चन सबसे गजब क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अगर मेरी क्लास आप रेगुलर देखते हो तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट उत्तर बताओगे कि जो अवलोकनात्मक अधिगम है, जिसको कौन सा अधिगम कहते हैं, सामाजिक विकास अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, सामाजिक अधिगम, ये किसने दिया था, बांडुरा ने। किसने दिया था, बांडुरा ने। बांडुरा, ध्यान रखना, बांडुरा के सिद्धांत को सामाजिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं या सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, और इसके साथ साथ जो है अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं, क्योंकि यह सब कुछ अवलोकन पर आधारित होता है। और इन्होंने मॉडल या एक प्रतिमान का जो है जो आपको जो है बेबी डॉल है उसका जो है उदाहरण भी दिया था, बॉबी डॉल का। ठीक है, तो इसमें मैंने पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो एक बताया था मैंने अटेंशन, ठीक है, क्रम बताया था मैं, उनका क्रम ध्यान रखना, अटेंशन आपका, इसके बाद में बताया था रिटेंशन। ठीक है, अटेंशन रिटेंशन, और फिर मैंने बताया था प्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये जो है बताए थे आपको, प्रोडक्शन और मोटिवेशन। अगर पिछली क्लास देखी है तो उनको पता भी होगा, नहीं देखी तो आप जरूर देखें, ग्रुप ए की जो क्लास थी ना वो। ठीक है, ग्रुप ए वाले पेपर की, तो मैंने ये बताया था कि आप जो अवलोकनात्मक अधिगम है या फिर सामाजिक विकास अधिगम है, उसका जो है बांडुरा का जो सिद्धांत है उसके ये 4 क्रम याद रख लेना। और देखो इस पेपर में आए भी थे कि अटेंशन रिटेंशन प्रोडक्शन मोटिवेशन। तो अब देखो इसका जो क्रम कहाँ बैठ रहा है, इधर आओ एक बार, उधर छोड़ो आप हिंदी वाले को। देखो सबसे पहले अटेंशन, ये रहा अटेंशन। ठीक है, अटेंशन यहाँ पर भी है, ये रहा अटेंशन, बाकी इन 2 में नहीं है तो ये तो गलत होने हैं। अटेंशन के बाद में क्या, रिटेंशन, अटेंशन रिटेंशन, तो अटेंशन के बाद में क्या आता है, रिटेंशन। तो रिटेंशन तो इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया। तो उत्तर तो अपने सामने है। देखो अटेंशन रिटेंशन प्रोडक्शन मोटिवेशन। तो अब ये बात अब आपको समझ में आई होगी, अगर पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने ये साफ साफ आपको बताया था कि सामाजिक विकास सिद्धांत में ये क्रम ध्यान रखना, अटेंशन रिटेंशन प्रोडक्शन मोटिवेशन। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो 2 में ये अगर हिंदी का याद रखना चाहो, हिंदी से ज्यादा वो अच्छा है, अवधारणात्मक धारणात्मक उत्पादन अभिप्रेरणात्मक, इससे अच्छा वो है अटेंशन रिटेंशन प्रोडक्शन मोटिवेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि भी थी,
भाषाई बुद्धि भी थी और संगीतीय बुद्धि थी, तरल बुद्धि नहीं थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका तरल बुद्धि, क्योंकि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि है ना, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी केटल ने दिया था, ठीक है, और आरबी केटल ने दिया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। हाँ, ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकर मेहंदी, एक मेहंदी लिखा हुआ लेकिन मेहंदी होता है, ये बारकर मेहंदी के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। तो देखो जो बारकर मेहंदी है ना, इनका जो सृजनात्मक परीक्षण था ना, इसमें क्या सम्मिलित है? तो इसमें आपके चार शाब्दिक और प्लस 3 अशाब्दिक। तो ये ध्यान रखना। कितने उप परीक्षण थे टोटल? तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं टोटल कितने थे, तो 7 उप परीक्षण थे। कितने? 7 उप परीक्षण। बारकर मेहंदी के जो सृजनात्मक परीक्षण है उसमें 7 उप परीक्षण थे, जिसमें से 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक था। और पिछली क्लास में अपन ने क्या देखा कि जो आपने देखा था बीके पासी और बीके पासी में कुल 6 उप परीक्षण थे। कितने थे? 6 उप परीक्षण। और 6 उप परीक्षण में 3 तो शाब्दिक और 3 ही अशाब्दिक। ये भी आपको याद रखना, 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। तो बीके पासी में 6 थे टोटल उप परीक्षण, 3 शाब्दिक 3 अशाब्दिक। बारकर मेहंदी में टोटल 7 उप परीक्षण, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण। टोटल कितने? 7। और इसके साथ ही आपको बीके पासी के 6 याद रखने और 3 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? बात हो रही है यहाँ पर जैविक प्रेरक नहीं है। तो भूख जैविक है, प्यास भी जैविक है, लैंगिक अंतर्नोद भी जैविक है। तो पहला, तीसरा, दूसरा जैविक है, चौथा जो है आपका जैविक नहीं है। ये एक प्रकार से आप मनोवैज्ञानिक मान सकते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो जिज्ञासा अंतर्नोद है वो जैविक नहीं है, ठीक है। भूख जैविक है, प्यास भी जैविक है और लैंगिक अंतर्नोद भी क्या आपका जैविक है, लेकिन जिज्ञासा जो है जैविक नहीं है। ये तो आपको सामने ही दिख रहा होगा। फिर मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? तो ये बात भी अपन जो है अपनी क्लासेज है उनमें चर्चा कर चुके पिछली क्लासेज में, कि जो है मैस्लो ने जो है ना एक इस हिसाब से दिया था ना, आपको याद होगा, ठीक है। उसमें 5 देता है, ये 5 क्या देता है? प्रत्यय देता है, या समान जो है आपके क्या देता है? जो है 5 अभिकल्पनाएं देता है, जिसमें सबसे पहली होती है आवश्यकताएं होती है ये आदमी की। सबसे पहले होती है शारीरिक आवश्यकता या शरीर क्रियात्मक आवश्यकता भी बोलते हैं। क्या होती है? शारीरिक आवश्यकता होती है। दूसरी होती है इसमें सुरक्षा की आवश्यकता। किसकी? सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। तीसरी होती है इसमें आत्मीयता या प्रेम की, या हम कह सकते हो प्रेम की आवश्यकता, ठीक है। चौथी जो होती है आपकी होती है सम्मान की आवश्यकता। किसकी? सम्मान की आवश्यकता। और 5वीं सबसे उच्चतम स्तर होता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। किसकी? आत्मसिद्धि की। देखो अगर आपने क्लास लाइन से लिया ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके, क्योंकि ये चीजें सारी मैं आपको बता चुका, ज्यादा दूर नहीं, जो आपकी ग्रुप ए की क्लास थी उसमें ही बता चुका। तो ध्यान रखना, सबसे जो निचतम स्तर होता है, निचला स्तर होता है, वो होता है किसका? शारीरिक आवश्यकता का। फिर सुरक्षा, फिर आत्मीयता, प्रेम, फिर सम्मान, और सबसे उच्च आवश्यकता होती है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो यहाँ पर उच्चतम पूछिए तो उच्चतम हो जाएगी आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अगर ये बोलते कि निम्नतम, तो निम्नतम या निचला स्तर किसका होता है? तो ये होता है शारीरिक आवश्यकता का। लेकिन यहाँ पर उच्चतम पूछा है तो कौन सा हो जाएगा आपका? आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन बोल रहा है थार्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुण धर्म किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह कहलाता है। तो देखो जो आपके थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत था उसमें ये चारों जो है चीजें दी हुई थी। सबसे पहले हम बात करें स्तर की, तो स्तर में क्या बोला उन्होंने? तो स्तर में इन्होंने बोला कि कठिनाई का वह स्तर, किसका? कठिनाई का वह स्तर, कठिनाई का, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, कठिनाई का स्तर जिसका हल किया जा सके। शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसका हल किया जा सके, ठीक है। ये चारों चीजें जो है बहुकारक सिद्धांत का ही पार्ट है। तो स्तर में इन्होंने बोला कि कठिनाई का वह स्तर जिसका हल किया जा सके, ठीक है। फिर आती है आपकी श्रेणी या सीमा, ठीक है। श्रेणी या सीमा में इन्होंने बोला कि किसी स्तर पर कार्यों की संख्या, किसी स्तर पर किए गए कार्यों की संख्या को इन्होंने क्या बोला? सीमा, कार्यों की संख्या को, ठीक है। फिर बात आती है आपकी जो क्षेत्र की। क्षेत्र के लिए इन्होंने बोला कि एक स्तर पर कुल परिस्थितियां जिन पर प्रतिक्रिया दी जाती है, वापस देखेंगे, 1 मिनट पूरा लिख देता हूं, प्रतिक्रिया दी जाती है, ठीक है। फिर बचता आपका
गति, और गति कहते हैं एक निश्चित प्रतिक्रिया, एक निश्चित प्रतिक्रिया करते हुए समस्या समाधान, करते हुए समस्या का समाधान करना, या हम कह सकते हैं समस्या समाधान करना। अब देखो वापस देखो इसको कि थांडाई का जो बहुकारक सिद्धांत है उसमें चार जो है इन्होंने जो पार्ट बताए। सबसे पहला स्तर होता है। स्तर में कहता है कि कठिनाइयों का स्तर जिसका हल किया जा सके, कठिनाइयों का वह स्तर जिसका हल किया जा सके। श्रेणी में इन्होंने बताया कि किसी स्तर पर किए गए कार्यों की संख्या, किसी स्तर पर किए गए कार्यों की संख्या को क्या कहते हैं, श्रेणी या सीमा कहते हैं, ठीक है। फिर आता है क्षेत्र। क्षेत्र में इन्होंने बोला कि एक स्तर पर कुल परिस्थितियां जिन पर प्रतिक्रिया दी जाती है, मतलब ऐसी परिस्थितियां जिन पर प्रतिक्रिया दी जाती है उसको कहते हैं क्षेत्र। और गति किसे कहते हैं कि एक निश्चित प्रतिक्रिया करते हुए समस्या समाधान करने को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो बात यहां हो रही है कि किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है। तो ये हो गया आपका, देखो इससे मैच कर रहा है ना, कठिनाई का स्तर जिसका हल किया जा सकता है, और यहां भी क्या क्या हल कर सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो ये चारों को आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। 76वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है। जल्दबाजी। यहाँ जल्दबाजी का मतलब एक प्रकार से जिज्ञासा प्रवृत्ति, मतलब जल्दी जल्दी कार्य करता है प्रतिभाशाली बालक, तो बिल्कुल सही बात है। फिर अपने अनुसार आगे बढ़ना, बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। फिर अनभिज्ञता। अनभिज्ञता मतलब एक प्रकार से अनजाना होना। क्या प्रतिभाशाली बालक किसी चीज से अनभिज्ञ होता है, तो बिल्कुल नहीं। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। कुशल होने का जुनून, तो यह भी बिल्कुल सही है। वो एकदम कुशल होने का जुनून होता है, उसमें कुछ करने का जुनून होता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77वां क्वेश्चन बोल रहा है लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है और इस आधार पर अभिव्यक्ति का ये घटक है। मतलब अपन जो वोट करते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि यार ये व्यक्ति कैसा है, या फिर जो है अपन ये नहीं देखते कि इसकी नीतियां कैसी है। अपन क्या करते हैं कि इस पार्टी से इसको वोट दे दो या इस जाति से इसको वोट दे दो। तो लोग अपना वोट जो है अपनी भावनाओं के अनुसार देते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की विशिष्ट नीतियां क्या है। तो ये अभिव्यक्ति का कौन सा घटक है, ये आपका देखो बात यहाँ हो रही है भावनाओं की, और भावनाओं की हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भावात्मक घटक है, क्योंकि भावनाओं के अनुसार करते हैं मतलब भावात्मक घटक है। शब्दों से आप आराम से पकड़ सकते हो उत्तर, इतना भी हार्ड नहीं होती है साइकोलॉजी। फिर है क्वेश्चन नंबर आपका 78। 78वां क्वेश्चन बोल रहा है अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका। मतलब अपन खुद को क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना कि जो है मेरे अंकल जो है डीएसपी है, मेरे अंकल जो है इंस्पेक्टर है, और मैं जब पुलिस वाला पकड़ लेता तो अपन क्या करते हैं, दूसरों के साथ संबंध के रूप में खुद को परिभाषित करते हैं। और ये पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। मतलब अपन जो है दूसरों लोगों के साथ संबंध के रूप में खुद को परिभाषित करते हैं, और यह पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण कौन सा कहलाता है। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, हट सकते हैं, वो मैं बता दूं। स्वतंत्र। अगर आप दूसरों के साथ संबंध के रूप में खुद को परिभाषित कर रहे हो तो वो स्वतंत्र तो है ही नहीं। वो व्यक्तिगत भी नहीं है, क्योंकि आप दूसरों के साथ कर रहे हो, व्यक्तिगत तो खुद अकेले के साथ होता है। वो सांवेगिक भी नहीं है। तो कौन सा आ गया, अंतः निर्भर। अंतः निर्भर क्या हो गया, इसका इंग्लिश वर्जन देखो, ये देखो ये क्या था, ये रहा अंतः निर्भर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो 1 मिनट 3 इंटरडिपेंडेंट। और मैं आपको जो है कई बार ये इंटर शब्द बता चुका। इंटर क्या होता है, इंटर मतलब जैसे इंटरकास्ट होती है ना, इंटरकास्ट मैरिज, एक जाति से दूसरी जाति, वैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संबंधित कोई चीज हो ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तब हमेशा इंटर वाला शब्द जो है उत्तर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और वैसे भी एलिमिनेट करके भी देख सकते हो कि आप जो है दूसरे लोगों के साथ संबंध के रूप में खुद को परिभाषित करते हो, तो स्वतंत्र भी नहीं हो, व्यक्तिगत भी नहीं हो, और सांवेगिक भी नहीं हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका अंतः निर्भर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 और आज का लास्ट क्वेश्चन कि विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को देखो, हाँ वापस देखो, एक शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में, सरल पदों में, पूर्व में जो वह जानता है उससे संबंधित करके प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को जो विषय वस्तु आई है ना कोई नई, उसको छोटे छोटे भागों में पढ़ाना चाहिए, सरल करके पढ़ाना चाहिए, और जो विद्यार्थी पहले कुछ जानता हो ना उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। शिक्षण की यह व्यूह रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्या सृजनात्मक विद्यार्थी के लिए, तो बिल्कुल नहीं। क्या प्रतिभाशाली बालक के लिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप विषय वस्तु को छोटा छोटा कर रहे हो, सरल कर रहे हो, उसको पूरे ज्ञान से जोड़ रहे हो, इसका मतलब वो धीमी गति के जो अधिगम करता है ना, धीमी गति से सीखने वाले जो आपके विद्यार्थी है उनके लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ, और फाइनल टेस्ट 2 है वो जल्दी आपके सामने होगा। धन्यवाद।